अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग, कि हमें हर सेट को, ये जो दिए गए हैं हर पार्ट को वेन डायग्राम से जाहिर करना है अगर पॉसिबल है तो हमारा जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो है ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। ये फर्स्ट पार्ट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट तब हम फाइंड कर सकते हैं जब हम उसको यू में से माइनस करते हैं, फिर वो उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी यूनिवर्सल सेट को हम पहले लिखते हैं माइनस फिर सेट ए के एलिमेंट्स, और इन दोनों में जो कॉमन होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और बाकी जो सेट यू में बचते हैं वो आंसर होता है और कहलाता है ए का कॉम्प्लीमेंट, या जो भी सेट हो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम पर जाहिर करेंगे तो इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे कि ए सेट के एलिमेंट यू में से माइनस हो गए, कट गए, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचे हैं वो हमारा आंसर है। तो हम इसको यू का जो एरिया है यूनिवर्सल सेट का उसको हम शेड कर देंगे। ये लाइंस बता रही हैं कि जो यूनिवर्सल सेट में बाकी बचे हैं वो आंसर है, जबकि ए के एलिमेंट्स यू में से माइनस हो गए। और अगर किसी भी सवाल में यूनिवर्सल सेट का यूज़ होगा तो हम उसमें रेक्टेंगल के अंदर यू सेट को जाहिर करेंगे। अगर सवाल में सेट ए आता है या सेट बी आता है उसको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर जाहिर करेंगे, यहाँ यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो सवाल था वो सिर्फ ए था, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके उसको हमने वेन डायग्राम में जाहिर करना है। तो यहाँ हमने इसको वेन डायग्राम पे जाहिर किया कि जो यूनिवर्सल सेट में बाकी बचे वो आंसर है और सेट ए वाले यूनिवर्सल सेट से माइनस हो गए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन यू। तो ए सेट में अगर हम ये मान के चलें हमारे पास 1 2 3 4 5 है और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो दोनों में जो कॉमन होंगे वो आंसर आएगा। तो वो ही कॉमन होंगे जो सेट ए और सेट यू में होंगे, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच रहे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे। हमने सिर्फ वही लिखना होता है इंटरसेक्शन में जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम पर जाहिर करेंगे तो इसमें हम सिर्फ ए सेट के हिस्से को शेडेड कर देंगे। क्यों? कि जब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया, इंटरसेक्शन में दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स आए और जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो ए के इक्वल होंगे, क्योंकि यू के तो बाकी हमने लिखे नहीं, तो इसलिए यू को हम शेडेड नहीं करेंगे, सिर्फ ए को यहाँ पर हम शेडेड करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब ये हमें बता रहा है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, जब हम किसी दो सेट में यूनियन को फाइंड करते हैं तो हमें दोनों सेटों के एलिमेंट्स को लिखना होता है इस तरतीब के साथ कि 1 2 3 की तरतीब है, अगर वेरिएबल्स हैं तो ABCD की तरतीब से लिखेंगे, और अगर दो एलिमेंट्स आए हैं तो उसको एक बार लिखेंगे। लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि आंसर में दोनों सेटों के एलिमेंट्स आते हैं। जब दोनों सेटों के एलिमेंट्स आएंगे तो हम यू की वजह से, एक तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया क्योंकि यूनिवर्सल सेट था, जब भी यूनिवर्सल सेट हमारे सवाल में आएगा हमें रेक्टेंगल बनानी है, और उसमें हमने सेट ए बनाना है क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो बाकी तमाम सेटों पर फोकियत रखता है, बड़ा होता है उनसे। यानी कि ए और बी के जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो यू के भी लाजमन होते हैं, लेकिन यू के जो एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा होते हैं वो ए और बी के नहीं होते, अगर हो तो बी। इसमें भी यूनिवर्सल सेट ए से बड़ा है। अब जब आंसर लिखेंगे तो यू सेट के एलिमेंट्स भी लिखेंगे और ए के भी लिखेंगे। जब सब एलिमेंट्स आएंगे तो शेडेड भी सारे डायग्राम को हमें करना पड़ेगा, जो यू का एरिया है उसको भी और जो ए का है उसको भी हमें शेडेड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट को इस तरह हम जाहिर करेंगे। अब अगर इसका हम पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट 4 में है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, तो अगर हम ये सवाल हल भी करें कोई भी एलिमेंट्स लगा के तो वही आंसर आएगा जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं।
तो सेट ए ही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम सिर्फ सेट ए को ही शेडिड करेंगे और यहाँ पर यू यूनिवर्सल या कंप्लीमेंट की कोई बात भी नहीं बताई गई या की गई, तो इसलिए ये सिर्फ सेट ए ही बना के हम उसको शेडिड कर देंगे। जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो जब इस तरह से आएगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसका हल मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल भी हम लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहे हैं यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। जब वेरीफाई का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हमने ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों के डायग्राम्स इक्वल हैं या नहीं। तो पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, वो है लेफ्ट हैंड साइड, उसका a माइनस बी, कि a माइनस बी को हम, क्योंकि ये किस है पूरा, a माइनस बी को वेन डायग्राम में हम किस तरह जाहिर करेंगे। तो अगर हम a माइनस बी का सोल्यूशन देखें कि अगर a में 1 2 3 4 5 हों और b के अंदर 2 3 4 5 6 हों, तो जो सेम होंगे वो माइनस हो जाएंगे और सेट a में जो बाकी बचेंगे वो आंसर, सेट b में जो बाकी बचेंगे वो आंसर का हिस्सा नहीं होगा। तो सेट ए में जो बचे वो हमारे आंसर होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ सेट ए को शेडिड करना है। बी चूँकि ए में से माइनस हो चुका है इसलिए इसमें हम बी का हिस्सा शेडिड नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट में इसलिए लिखा कि इस सवाल में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट इसमें आएगा, लेकिन इस हिस्से में नहीं है, इस हिस्से में। लेकिन इसको भी हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये भी इसी सवाल का हिस्सा है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात ही नहीं हुई इसलिए हमने इसको शेडिड नहीं किया। जो हमारा आंसर आता है a माइनस बी का, उसमें चूंकि हम a के एलिमेंट्स लिख रहे हैं आंसर में, तो हमने सिर्फ a को ही शेडिड करना है, ना यूनिवर्सल सेट को करना है और ना ही b को करना है। इसी तरह अगर हम अब आ जाते हैं इसके राइट हैंड साइड पे, वो है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले अगर हम सिर्फ b के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, क्योंकि इस सवाल में हमें पहले b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमने a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट फिर फाइंड करना है। तो अगर हम b के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, b के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से b को माइनस करना। तो जब b u में से माइनस हो जाएगा तो b के तो कोई एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, इसलिए b को हम शेडिड नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस हो चुका है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, a माइनस बी किया था तो b माइनस हो चुका था, इधर भी हमने कोई शेडिड एरिया इसका नहीं किया। तो सेट a में जो बाकी बचे थे वो आंसर था, इसको हमने शेडिड किया। इधर भी हम ऐसे करेंगे, जब हम b सेट को u में से माइनस करेंगे तो इसके एरिया को हम शेडिड नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं a के यूनियन के साथ। जब b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने अब b कॉम्प्लीमेंट के आंसर को, जो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, दरअसल उसके अंदर यूनिवर्सल सेट बाकी बचे ना, b तो हो गया था माइनस। अब b के माइनस होने के बाद जो आंसर बचा वो u है, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को जब a के साथ यूनियन करेंगे तो a के एलिमेंट भी आएंगे और जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो भी आएंगे। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट भी हमने यहाँ पर शेडिड कर दिया और सेट a के भी यूनियन की वजह से आएंगे, तो इसको भी हमने शेडिड कर दिया। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे। अब अगर हम देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है वो और जो राइट हैंड साइड की डायग्राम है वो आपस में मैच नहीं होते, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो प्रूव हुआ, सो प्रूव डैट a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, कि ये इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों डायग्राम्स सेम नहीं आ रही। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे हिस्से को, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है a माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। अब जो इसका पहला हिस्सा हमें बताया गया है, या जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, वो है a माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट।
तो a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम a माइनस बी अगर फाइंड कर लें, जैसे अगर हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ में a यूनियन b होल का कंप्लीमेंट आता है, पहले जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हम a यूनियन b फाइंड करते हैं, फिर हम u के साथ a यूनियन b को माइनस कर देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे a माइनस बी पहले फाइंड करेंगे, फिर इसको u में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे मुझे आपको ज़रा सवाल को हल करके दिखाना पड़ेगा कि अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 और बी सेट ले लेते हैं 2 3 5। तो अगर हम पहले कर रहे हैं a माइनस बी, तो जब हम a माइनस बी फाइंड करेंगे a में आएगा 1 2 3 माइनस b में आएगा 2 3 एंड 5। तो इसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे यानी 2 3 इधर भी है 2 3 इधर भी है, हमने 2 3 को नहीं लिखना आंसर में, कट हो गए, बाकी सेट a में जो बचा 1 वो आंसर है। अब a माइनस बी में क्योंकि हमने जो सेट a में बाकी बचा था वही लिख दिया a सेट। अब इसका क्या मालूम करना है, a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट। जब a माइनस बी हम होल का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें u में से माइनस करना पड़ेगा a माइनस बी को, और u सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, जबकि a माइनस बी का आंसर आया था सिर्फ 1। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इधर 1 है इधर 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 3 4 5 6। तो जब a सेट हमारे पास a माइनस बी सेट यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो हमने a को नहीं लिखना। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर b को शेडिड क्यों किया, क्योंकि a माइनस बी तो 2 सेट थे वो माइनस हो चुके हैं u में से। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें कि जब हमने a माइनस बी किया था और 1 2 3 इधर 2 3 5 में से 2 3 को कैंसिल किया था, सेट a के एलिमेंट्स लिखे थे, तो वो आया था सिर्फ 1, ये आया a माइनस बी। लेकिन ये a सेट के एलिमेंट है, b में जो बाकी बच रहा है 5 वो तो नहीं लिख रहे ना आंसर में, लेकिन b में एलिमेंट तो मौजूद है, वो तो माइनस नहीं हुआ। इसी तरह जब हमने a माइनस बी को u में से माइनस किया तो वो जो 1 कैंसिल हुआ यहाँ पे वो a सेट कैंसिल हुआ, जबकि सेट b का 5 या 5 6 7 8 हो वो तो कैंसिल नहीं हो रहे ना। तो सेट b यहाँ पर शेडिड इसलिए है कि a माइनस बी में सेट a के एलिमेंट्स माइनस हुए और a माइनस बी में सेट a और b के हुए, लेकिन b में जो बाकी थे वो तो वैसे ठहरे हैं। इसी तरह जब a माइनस बी किया था तो a सेट के एलिमेंट जो बाकी बचे थे वो आंसर, वो बाकी बचने वाला एक भी u में से माइनस हो गया, और b वाले जो बाकी बचे थे वो तो वैसे रहे, तो ये सेट b इसलिए शेडेड है। और ये चूंकि 2 3 4 5 6 जो आ रहा है u भी यूनिवर्सल सेट भी इसलिए शेडेड है। तो ये जो माइनस हुआ u माइनस a माइनस बी, ये दरअसल a ही माइनस हुआ था, तो यहाँ पे हमने a को माइनस नहीं किया, a को शेडेड नहीं किया। अब देखें तो यहाँ पर कि इंटरसेक्शन क्या करना है, इस a माइनस बी होल के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, b के साथ। तो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाया और यहाँ पर सेट b लिखा। जब सेट b को सिर्फ वेन डायग्राम पर जाहिर करेंगे तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल में लिखते हैं, सेट a की बात ही नहीं हो रही, तो हमने ये नहीं है कि यहाँ पर a एम्प्टी है तो यहाँ पर b हमने a एम्प्टी लिखा, नहीं, ये उसकी वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सिर्फ सेट b को जाहिर करना है इस वेन डायग्राम में। तो हमने यहाँ पर सेट b को शेडिड कर दिया। अब जब हमने इसको शेडिड किया और इन दो डायग्राम्स में देखेंगे कि कौन सा हिस्सा कॉमन है, क्यों, क्योंकि हम इंटरसेक्शन जब करते हैं तो कॉमन हिस्से को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट शेडिड है, यानी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट शेडिड नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हो सकते। बी सेट भी शेडिड है और यहाँ पर भी बी सेट शेडिड है, तो ये दोनों हिस्सा कॉमन है। तो आंसर में ये जो इज इक्वल टू मैंने लगाया, आंसर में हम बी हिस्से को सिर्फ शेडिड करेंगे, सिर्फ बी हिस्से को शेडिड करेंगे, ये हमारा इंटरसेक्शन है। अब अगर हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं जो कि है सिर्फ इज इक्वल टू बी, तो इज इक्वल टू बी का मतलब है कि हमने सिर्फ बी सेट को डायग्राम में जाहिर करना है। ये सेट बी है जैसे अभी हमने किया था, इधर भी हमने वेन डायग्राम बनाई और इसके अंदर हमने किसको लिखा, सिर्फ सेट बी को। अब इस सेट बी में भी ये शेडिड है और जो हमने पिछला आंसर निकाला है लेफ्ट हैंड साइड का
उसके अंदर भी बी हिस्सा सिर्फ शेडिड आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में कि सो प्रूव डैट ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, यानी कि ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल हैं।